तो आज देखेंगे हम कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा मीन्स क्या हो जाएगा? वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग कार्य। कार्य मीन्स हो जाएगा वर्क। तो जैसे कोई अचर बल है अपने पास में, अचर बल द्वारा किसी पिंड पर हम क्या करते हैं? किसी पिंड पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और बल लगाने पर उस पिंड में जो विस्थापन होगा उसके ही गुणनफल को हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। ठीक है। तो आपका कार्य बराबर से क्या हो जाएगा? कार्य बराबर से जब इसको हल करोगे तो कार्य बराबर से क्या हो जाएगा? हमारा बल गुणित विस्थापन। बल गुणित क्या हो जाएगा? विस्थापन। मीन्स जब आप कोई पिंड है आपके पास में और किसी पिंड पर जब हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो उस बल लगाने पर उस पिंड के द्वारा जो विस्थापन होगा, तो उस बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब W इक्वल टू कार्य मीन्स W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एस, है ना। अब यदि जो इनके बीच का कोण है, यदि F और S, है ना, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। दोनों के बीच का कोण क्या हो जाए? थीटा हो। तब जो हमारा कार्य रहेगा, किया गया कार्य बराबर से हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा, है ना। एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब कार्य जो होता है हमारा, जो कार्य रहेगा वो कार्य भी आपका 3 प्रकार का रहेगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट रहेगा आपका धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य मीन्स पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। तो जब जैसे हम किसी पिंड पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो पिंड पर अगर आपने बल लगाया और बल की दिशा और उस पिंड की जो गति की दिशा है, ठीक है, मीन्स विस्थापन की दिशा, दोनों कैसी हो? समान हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, है ना। यानी पॉजिटिव वर्क का मतलब हो जाएगा जब बल की दिशा वह जो पिंड है हमारा, वह पिंड के विस्थापन की दिशा, पिंड के विस्थापन की दिशा समान हो। मतलब बल जो लग रहा है, बल भी उसी दिशा में लग रहा है और पिंड का जो विस्थापन हो रहा है, पिंड का विस्थापन भी क्या हो रहा है? उसी दिशा में हो रहा है। ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं, तो बल भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी क्या हो रहा है? आपका उसी डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। तो जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा कैसे हो? समान हो, एक ही दिशा हो, है ना। समान हो या एक ही दिशा हो, तथा उनके बीच का जो कोण बने, तथा इनके बीच का जो कोण है, इनके बीच का जो कोण रहेगा वो कोण कैसा रहेगा? न्यून कोण हो। न्यून कोण हो मीन्स 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, है ना। या आपका थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 0 डिग्री हो। ठीक है। तब जो कार्य रहेगा वो कौन सा कार्य रहेगा? आपका धनात्मक कार्य रहेगा। मतलब जो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए। सेकंड बात, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है मीन्स थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहना चाहिए? न्यून कोण रहना चाहिए, है ना। ये थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री भी न्यून कोण की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है ना। तो जब हम इसको मान रखेंगे तो तब हमारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। क्योंकि कॉस 0 जो रहेगा, कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 रखा होता है। तो मान रखेंगे हम लोग, तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस। मतलब यहाँ जो किया गया कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? आपका अधिकतम रहेगा, अधिकतम रहेगा। और कार्य आपका कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो जहां पर भी आपको मैक्सिमम वर्क लाना है, तो मैक्सिमम वर्क तभी आएगा आप लोगों का जब आपका जो बल लगा रहे हो, आप किसी पिंड के ऊपर जो बल लगा रहे हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या हो? एक ही दिशा में हो। तब आपका जो किया गया कार्य रहेगा वो कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। और उसके बीच का जो कोण रहेगा वो भी कैसा होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए।
इसलिए वही किया है हमने। W इक्वल टू एफ एस, हमारी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। और जब हमने इसको आगे हल किया तो दोनों का जो वैल्यू है, इनके बीच का कोण क्या आ गया हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो आपका जो वर्क है क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। इसलिए बोलते हैं कार्य बल से बल गुणित विस्थापन। और यहाँ पर जो आपको वर्क मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क रहेगा, मतलब उसका वैल्यू क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है। सेकंड जब हम लोग देखते हैं तो सेकंड आपका वर्क रहेगा नेगेटिव वर्क। सेकंड जो आ जाएगा आप लोगों का ऋणात्मक कार्य। अब जब ऋणात्मक कार्य को हम देखते हैं तो ऋणात्मक कार्य जो रहेगा आप लोगों का, ऋणात्मक कार्य हम उस कार्य को कहते हैं जिसमें जो बल की दिशा है, बल की जो दिशा है, दिशा व विस्थापन, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में हम फोर्स क्रिएट कर रहे हैं और जिस दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, मतलब जो दूरी तय कर रहा है पिंड, ठीक है, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में रहना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। मीन्स अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो पिंड क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, मतलब दोनों की दिशा परस्पर कैसे हो, विपरीत दिशा में हो। बल की दिशा व विस्थापन की दिशा परस्पर कैसे हो, विपरीत हो। दोनों परस्पर कैसे रहेंगे, विपरीत रहेंगे। वह जो कोण है, वह इनके बीच का जो कोण रहेगा, कोण रहेगा वो अधिक कोण रहेगा। अधिक कोण मीन्स 90 डिग्री से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अधिक कोण हो तो हम यहाँ अधिक कोण के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 180 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और पिंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सरल रेखा पे रहेगा, परस्पर विपरीत है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मान लो आपका आपने फोर्स इस साइड लगाया और आपका जो विस्थापन हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की दिशा परस्पर कैसी हो गई, विपरीत हो गई कि नहीं, तो विपरीत दिशा हो गई, इसलिए इनके बीच का जो एंगल रहेगा सरल रेखा बन जाएगा। और सरल रेखा का कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। ठीक है, यहाँ तब हमारा जो किया गया कार्य लगाएंगे हम, तो किया गया कार्य W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, है ना। तो यहाँ रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू क्या हो जाएगा, -1। हल करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -एफ एस। मीन्स क्या हो जाएगा, किया गया कार्य आपका कैसा आया, माइनस आया कि नहीं, मीन्स किया गया कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो सिंपल सा याद रखना है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के कैसे हो, विपरीत हो, और उनके बीच का जो एंगल बनेगा, जो कोण बन रहा हो कैसा हो, अधिक कोण हो, तो किया गया कार्य कैसा रहेगा, ऋणात्मक। और ये न्यूनतम कार्य भी होता है, न्यूनतम कार्य भी रहेगा, क्योंकि जो माइनस में आ रहा है तो माइनस वर्ग भी क्या रहेगा आपका, न्यूनतम वर्ग रहेगा। अब थर्ड जो रहता है, तीसरा आप लोगों का आएगा शून्य कार्य। शून्य कार्य जिसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में सिंपल सा हो जाएगा, जब आपने कोई पिंड है आपके पास में और उस पिंड को हमने क्या किया है, जब हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा हो। ठीक है, विस्थापन नहीं हो रहा हो, और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितना हो, लंबवत हो। लंबवत हो मतलब कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अपने सिर पे एक बोझा रख लिया, ठीक है, आप सिर पे अपने एक बोझा रख लिया और बोझा रख के हम दिन भर खड़े हैं, तो हम कहीं चल रहे हैं क्या, चल नहीं रहे हैं, मतलब विस्थापन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो किया गया कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। या फिर मान लो एक कुली, एग्जाम्पल के लिए एक कुली रहा और वो कुली प्लेटफॉर्म पे गया, एक जगह से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, वो थोड़ी दूर चला और चल के वापस उसी जगह पे आ गया, तो भी उस विस्थापन हुआ क्या उसका, नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से चला उसी बिंदु पर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया और वापस वो प्रारंभिक बिंदु पर ही आके रुक गया, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब उसके द्वारा कोई डिस्टेंस तय नहीं हुआ, है ना। तो जब तय दूरी नहीं हुई है मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या रहेगा, शून्य रहेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास में जीरो वर्ग के लिए हम लोग लगाएंगे एफ, हमारा जो कोण है ना, एफ व एस परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, है ना, लंबवत हो। लंबवत हो, जब लंबवत रहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तब हमारा बल निकलेगा
जो हमारा किया गया कार्य निकलेगा, कार्य बराबर से एफ एस कॉस क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 का वैल्यू आपको पता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ रखेंगे हम, तो cos 90 का वैल्यू रखेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस और इंटू क्या हो जाएगा 0, तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा 0, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारा कौन सा वर्ग हो गया, सॉरी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य क्या हो गया 0। तो इस प्रकार किसी अचर द्वारा किसी अचर बल द्वारा किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है, उस बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, उसका कार्य कहते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कार्य बराबर से क्या होता है बल गुणित विस्थापन। अब ये 3 प्रकार का रहेगा, यदि जो बल है और विस्थापन है इसके बीच का कोण क्या हो, थीटा बराबर से क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण हो तो आपका किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा, और वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा, ठीक है, और थीटा का जो मान रहना चाहिए न्यून कोण रहना चाहिए। सेकंड जो रहेगा ऋणात्मक कार्य रहता है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा परस्पर कैसे हो, एक दूसरे के विपरीत हो, और उनके बीच का जो कोण हो क्या हो, अधिकतम हो, है ना। तो यहाँ हमने वही रखा है, थीटा का वैल्यू कितना रखा है 180 डिग्री, है ना, और दोनों बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों कैसे हैं, परस्पर विपरीत है, ठीक है। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 180 का मान -1, तो अपना W इक्वल टू क्या निकला -FF, मतलब ऋणात्मक कार्य निकला, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा वो है, जो हमारा बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है वो एक दूसरे के परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, और उनके बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य क्या रहेगा 0 रहेगा। तो सिंपल सी 3 चीज़ें याद रखना है आप लोगों को। एक तो फर्स्ट सबसे पहले याद रखना है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या हो, एक ही हो, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या हो, एक ही हो, तो दोनों की दिशा एक हो और उनके बीच का कोण क्या हो, न्यून कोण, है ना, न्यून कोण हो, तो किया गया कार्य क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, और कार्य कैसा रहेगा, अधिकतम रहेगा, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों परस्पर एक दूसरे के कैसे हो, विपरीत हो, और उनके बीच का जो कोण है वो क्या हो, अधिक कोण हो, ठीक है, तो किया गया कार्य जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और थर्ड याद रखना है कि जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के साथ परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, है ना, तो जो किया गया कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब कार्य बराबर से देखा हमने, कार्य बराबर से क्या आया हमारा हल करके, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन आया। अब अगर आपको कार्य का मात्रक निकालना हो तो मात्रक निकालेंगे हम लोग कार्य का। तो सबसे पहले कार्य का ऐसे ही मात्रक देखते हैं, ऐसे पद्धति में। तो बल का ऐसे पद्धति में मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन, है ना, तो यहाँ बल का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन, ठीक है, इंटू विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो वैसे कार्य का जो ऐसे ही मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, जूल भी बोलेंगे, ठीक है। तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और सीजीएस पद्धति में देखते हैं, जब सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो बल को हम न्यूटन से मापते हैं, और सीजीएस पद्धति में हम क्या से मापते हैं, डाइन से, क्योंकि एक न्यूटन वैसे क्या होता है 10⁵5 डाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या से माप देंगे, इसको बल को क्या से माप देंगे, डाइन से, और हम दूरी को क्या से माप देते हैं, सेंटीमीटर से, है ना। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अर्ग, ठीक है। तो मीन्स कार्य का मात्रक इसे पद्धति में क्या हो गया, जूल, और सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, अर्ग। और इसमें संबंध भी होता है, कई बार एक संबंध भी पूछ लेता है, 1 जूल बराबर इसे होता है 10⁵7 अर्ग। 1 जूल बराबर से करेगा 10⁵7 अर्ग। अब आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो कार्य का विमीय सूत्र बनाने के लिए सिंपल सा काम है। कार्य का विमीय सूत्र जब बनाते हैं तो कार्य का विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे, कार्य का डेफिनेशन क्या है, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित क्या करेंगे, विस्थापन। अब बल को थोड़ा सा और डिवाइड कर लो आप, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आपको बनाना आता है ऑलरेडी पहले से तो आप डायरेक्ट बना लेते हैं, अगर नहीं बनाना है तो आपको बल थोड़ा सा और डिवाइड कर दो। बल को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण कर लो इसको, बल को क्या बोल देंगे हम, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इंटू पहले से क्या है, विस्थापन, है ना। इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं तो हल करते हैं, तो द्रव्यमान का क्या आ जाएगा हमारा, m, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m, और त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, है ना। तो क्या हो जाएगा L⁻², त्वरण का क्या हो जाएगा, L⁻², और इंटू फिर विस्थापन है, विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा हमारा L, तय दूरी मतलब विस्थापन, उसके लिए भी क्या हो जाएगा L। अब इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m L का स्क्वायर e की पावर क्या हो जाएगा, -2।
तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जब कार्य प्रदत्त हो जाएगा बल गुणित विस्थापन, इस पद्धति में मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो न्यूटन को हम डाइन बोलते हैं, है ना, और मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, अर्ग। दोनों में संबंध होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ठीक है। और विमीय सूत्र जब निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल को तोड़ दो, द्रव्यमान गुणित त्वरण। हमको पहले से क्या है, विस्थापन। तो द्रव्यमान का m, त्वरण का e⁻², है ना, और विस्थापन का l। विस्थापन में से तय दूरी, तो तय दूरी को ही हम विस्थापन बोलेंगे, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो हल करेंगे तो m l का स्क्वायर e⁻²। इसके बाद देखते हैं हम लोग शक्ति। शक्ति मीन्स हो जाएगा पावर। तो शक्ति मतलब होता है कार्य करने की जो दर होती है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे हम, शक्ति। तो शक्ति बराबरी से क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। दर है मतलब समय का भाग देना है, तो कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य बटे क्या हो जाएगा आपका, समय, है ना, क्योंकि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो आगे हल करेंगे हम। तो इसको जब हम आगे जाएंगे तो हल करेंगे तो शक्ति मीन्स पावर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W/T, है ना। शक्ति इक्वल टू कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय। अब जब मात्रक निकालोगे आप इसका, ठीक है, जब मात्रक निकालने के लिए जाते हैं तो मात्रक निकालने के लिए शक्ति का मात्रक निकाल रहे हैं हम लोग, तो कार्य को किससे मापते हैं हम, जूल से। बटे इसलिए क्या लगा देंगे, प्रति, और समय को कैसे मापेंगे, सेकंड से। तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। ज्यादातर ये बनाए वाले ही आप लोगों को पूछता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे, वाट। में शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसलिए बोलते हैं ना, एक 100 वाट का बल्ब लाया है, 9 वाट का बल्ब लाया है, मतलब उसकी पावर बताते हो, शक्ति बताते हो कि उसकी शक्ति कितनी है। जैसे हम लोग मार्केट से बोलते हैं ना कि हमने 60 वाट का बल्ब लाया, तो उस बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वाट, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाट, है ना। जूल प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा, वाट। अब जब आगे और हल करते हैं तो विमीय सूत्र देखते हैं हम लोग। अब विमीय सूत्र निकालोगे तो कार्य का विमीय सूत्र हमने अभी देखा है, कार्य का क्या निकाला, m l का स्क्वायर t⁻²। तो यहाँ रख देंगे, तो P का विमीय सूत्र इज इक्वल टू वाट का क्या हो जाएगा, मतलब हमारा कार्य का क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर t⁻², और बटे समय है तो समय के लिए और एक क्या आ जाएगा, t हो जाएगा, है ना। उसको ऊपर इन्वर्स कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर t⁻³ t⁻³ हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा कि नहीं, तो t की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो शक्ति का जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर t⁻²। अब शक्ति के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, शक्ति के कुछ बड़े मात्रक होते हैं। जैसे मैंने वाट बोला, वैसे हम बोलेंगे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर से क्या हो जाएगा हमारा, 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर से क्या हो जाएगा, 1000 वाट, है ना, 1000 वाट हो जाएगा। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 किलोवाट बराबर से क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ वाट भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻³ वाट। ऐसी 1 मेगावाट भी बोल सकते हैं। 1 मेगावाट बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻6 वाट भी बोल सकते हैं। 10⁻6 वाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻6 वाट। 1 मिलीवाट, छोटे मात्रक भी है कुछ, 1 मिलीवाट, तो 1 मिलीवाट बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻³ वाट हो जाएगा, ठीक है। 1 माइक्रोवाट भी बोल सकते हैं। 1 माइक्रोवाट बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻6 वाट। अब आप लोग इसके और भी मात्रक, बड़े मात्रक देख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं उसकी जो शक्ति है, शक्ति को हम हर्स पावर भी बोलते हैं। जैसे शक्ति का जो मात्रक होता है ना, हर्स पावर से भी मापते हैं, है ना। HP बोलते हैं ना कि 3 HP का मोटर है, 4 HP का मोटर है, मोटर की कैपेसिटी बताते हो कि नहीं आप लोग, तो वो 1 HP अश्व शक्ति बोलते हैं, जिसको हम अश्व शक्ति या हर्स पावर बोलते हैं, जिसको है ना, हर्स पावर बोलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं 1 HP।
तो 1 HP बराबर से आपको याद रखना होता है 746 वाट होता है। 1 HP बराबर से कितना रहेगा 746 वाट ना, ये भी पूछा जाता है कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो 1 HP बराबर से कितना रहेगा 746 वाट। अब थोड़े इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इसको और थोड़े से बड़े रूप से माप सकते हैं। जैसे वो बोल देता है 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बोला तो सिंपल सा है आपको। अब आपको पता है वाट घंटा बोला है तो मतलब ऐसा बोलेगा 1 वाट एच है ना, हावर बोल देगा 1 वाट घंटा। तो आपको पता है 1 घंटा बराबर से कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे 60 गुने 60 मतलब 1 वाट घंटा बराबर से क्या हो जाएगा 6 3600 जूल हो जाएगा। आपका याद रखना है 1 वाट घंटा बराबर से कितना हो जाएगा 3600 जूल। ऐसे ही आपको बोलेगा 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा बोल दिया मान लो, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को ही अपन यूनिट भी बोलते हैं। जो मीटर रीडर लेने के लिए आता है ना आपको, रीडिंग लेने के लिए है ना, मीटर रीडर जो रीडिंग लेने के लिए आएगा तो वो किससे मापता है 1 किलोवाट घंटा। वो शक्ति ही मापता है, लेकिन व्यय शक्ति मापता है कि कितनी बिजली आपने जलाई है वो मापता है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर से क्या हो जाता है, जब इसको हम हल करेंगे तो एक किलोवाट बराबर से कितना हो जाता है 1000 वाट। ठीक है, तो 3600 गुणित क्या हो जाएगा हमारा 1000, और फिर उसमें क्या करेंगे हम और वापस घंटे का गुना करेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ याद रखना आपको होता है 3.6 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा हमारे पास में 3.6 गुणित 10 की घात 6, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में जूल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं शक्ति के बड़े मात्रा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं हम शक्ति, यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर से क्या रहेगा कार्य बटे समय, और मात्रक क्या रहेगा आपका जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या उसी को क्या बोलेंगे वाट। अब है ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स रहेगा एनर्जी। तो ऊर्जा मतलब रहेगा जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। है ना, जो कार्य करने की क्षमता रहेगी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा शक्ति और गुणित क्या हो जाएगा समय, क्योंकि जितने टाइम तक आपके अंदर पावर रहेगा उतने ही समय तक आप क्या करोगे कार्य करोगे। है ना, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर से क्या हो जाएगा शक्ति गुणित समय। अब हल करेंगे हम, तो ऊर्जा E इज इक्वल टू शक्ति को हम क्या बोलते हैं कार्य बटे समय। शक्ति बराबर से क्या हो जाएगा कार्य बटे समय, और इनटू क्या हो जाएगा आपका समय। तो समय से समय हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, मतलब ऊर्जा बराबर से क्या हो गया कार्य। तो कुल मिलाकर ऊर्जा और कार्य दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं। और एक चीज याद रखना है, अभी हमने शक्ति किया था तो कार्य करने की दर को हमने क्या बोला था शक्ति, तो कार्य बटे समय, मतलब जो शक्ति का मान होता है वो समय पर निर्भर करता है, और ऊर्जा का जो मान है इसमें समय बैलेंस हो गया है, मतलब ऊर्जा का जो मान है वो समय पर निर्भर नहीं, शक्ति समय पर निर्भर करेगा, क्योंकि शक्ति बराबर से क्या होता है कार्य बटे समय, मतलब समय का वैल्यू है। ठीक है, मतलब वहाँ समय रहेगा, तो शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है, लेकिन ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं। अब इसका मात्रक भी निकालोगे आप, तो मात्रक भी देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसका भी मात्रक क्या रहेगा जूल, क्योंकि जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक। तो इसका भी जो हमारा ऊर्जा है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा जूल, या ऊर्जा का मात्रक जूल के साथ हम कैलोरी भी लेते हैं, है ना, कैलोरी भी लेंगे, ऊर्जा जूल भी बोल सकते हो, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है कैलोरी भी होता है। इसके बाद विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी बड़ा सिंपल सा है, जो कार्य का विमीय सूत्र वही ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो क्या हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ml का स्क्वायर की पावर -2, विमीय सूत्र भी हो जाएगा। अब ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सॉरी ऊर्जा का जो मुख्य प्रकार रहेगा, ऊर्जा जो हमारी रहेगी सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब हो जाएगा
कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, है ना। जैसे अपने पास में कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, है ना। है ना, मतलब कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर इसलिए हम लोग लिखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर से हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस हम क्या करेंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा सिंपल भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग को भी हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। उस वस्तु की क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की रहेगी। पहली रहेगी गतिज ऊर्जा, जिसको गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा, तो जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, है ना। तो किसी उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा, है ना। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। और सेकंड होता है स्थितिज ऊर्जा। सेकंड रहेगा स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब रहेगा किसी वस्तु में, हाँ, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, निहित ऊर्जा। तो सिंपल सा है आप लोगों को कि ऊर्जा एनर्जी मतलब हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा शक्ति गुणित समय। अब शक्ति को हम क्या बोलते हैं? कार्य बटे समय। समय से समय आपका बैलेंस हो जाएगा। शक्ति बराबर से क्या, ऊर्जा बराबर से क्या बचा? कार्य, है ना। तो ऊर्जा बराबर से कार्य, मतलब जो कार्य का मात्रक है वही किसका रहेगा? ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। जूल को ही हम क्या बोलते हैं? कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी से भी मापते हैं, है ना। इसके बाद में विभव सूत्र हो जाएगा ml का स्क्वायर t की पावर -3। अब ऊर्जा का जो मुख्य प्रकार रहेगा होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर से आप ऐसा भी बोल सकते हो किसी वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को भी हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब हो जाएगा किसी वस्तु की में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। मतलब जब कोई पिंड मोशन स्टेज में होता है, गतिज अवस्था में रहता है, तब उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। और सेकंड होता है स्थिति ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्थिति ऊर्जा। ये हमारा एनर्जी।